Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति वर्मा है। मैंने इस साल यूपीएससी सीएससी 2025 में ऑल इंडिया 876वीं रैंक हासिल की है। यूपीएससी में मेरा ये तीसरा प्रयास था और मेरे एग्ज़ाम का पूरा माध्यम जो है हिंदी रहा है। आज डीकेटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इन सालों में जो भी मेरी यात्रा रही है, जो मैंने सीखा है, जो गलतियां मैंने की हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगी। मेरी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम को लेके क्या रही है ओवरऑल, वो शेयर करना चाहूँगी, ताकि इससे आपको जो भी सीखने को मिले या इस प्रोसेस में आप जो गलतियां कर सकते हैं, संभावित जो गलतियां हो सकती हैं, उनसे आप बच सके, इस उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ। मैं ओरिजिनली जयपुर से हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है अपने होम टाउन से की है, 10वीं तक की। उसके बाद मैंने अपना 12th जयपुर से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है जयपुर के ही यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने तैयारी शुरू की है सिविल सर्विसेज की, और लगातार जो 2023 से मेरा पहला अटेम्प्ट था, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, और अभी 2025 में फाइनली सफलता हासिल हो पाई है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं कि पूरा एग्ज़ाम को लेके हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। सबसे पहले ये है कि यूपीएससी का, जैसा आपको पता है, एग्ज़ाम का पैटर्न 3 स्टेज में पूरा एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, देन फाइनली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। पूरा प्रोसेस एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि पूरा जो तैयारी है यूपीएससी की, उसको एक अलग अलग 3 स्टेज में ना देख के एक इंटीग्रेटेड पैकेज के तौर पे देखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है पूरी तैयारी में जो आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है या फिर मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए। आप जब भी इस तैयारी की शुरुआत करते हैं तो ये सुनिश्चित कीजिए कि पूरा प्रोसेस को आप इंटीग्रेटेड रूप में तैयार करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ चीज़ें सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं। हालांकि ये होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा अलग अलग है। जैसे प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, मेंस में सब्जेक्टिव है, तो वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन आपका जो फाउंडेशन है वो एक इंटीग्रेटेड रूप में होना चाहिए। अब सबसे पहला जो सवाल है, जो तैयारी शुरू करने से पहले सबके दिमाग में होता है, जिन सवालों ने मुझे भी परेशान किया है, सबसे पहला ये है कि हम कौन से सोर्सेज चुनें, तैयारी शुरू कैसे करें। तो इसका जो जवाब मैंने सीखा है 3-4 साल में, सबसे पहला ये है कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आप उसमें बहुत स्टक हो चुके हैं, तो एनसीईआरटीज़ सबसे बेसिक रिसोर्स है, आप उनसे शुरू कीजिए। एनसीईआरटीज़ का ये है कि वो एक स्कूली लेवल का जो नॉलेज है वो आपको देती है, आपका फाउंडेशन वहाँ से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि स्कूल में आपका अगर उस तरह से आपने एनसीईआरटीज़ को कवर नहीं किया है, तो अभी तैयारी के दौरान सबसे पहला एनसीईआरटीज़ उठाइए। एनसीईआरटीज़ की अगर बात करें तो बेसिक रिसोर्सेज मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या पढ़ना है। एनसीईआरटीज़ का सबसे पहला ये है कि कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से। अगर आपका बहुत फाउंडेशन वीक रहा है तो 6 से 12 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ मस्ट हैं। उसके बाद पॉलिटी में ये है कि अगर आपका नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहा है तो पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ आप 9 से पढ़ सकते हैं, 9 से 12 तक। उसमें आपको ये करना है कि पूरी उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है पॉलिटी की एनसीईआरटी पे। अगर आप 2 से 3 रिवीजन उसका करेंगे तो उतना बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सब्जेक्ट की। देन हिस्ट्री के लिए जो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से 8 तक की तो पढ़नी ही है। हमारे अतीत नाम से एनसीईआरटी आती है 6, 7, 8 की, वो आपको बहुत मस्ट है। वो उससे हिस्ट्री का आजकल ये हो रहा है कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, तो हिस्ट्री की ये एनसीईआरटीज मस्ट है। उसके बाद में आप हिस्ट्री का मुझे लगता है कि वही सेम पॉलिटी की तरह है, आगे की जो एनसीईआरटीज़ है 9 से 12 तक
उसमें आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए लाइक उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड सिनेरियो भी, आपको इंडिया से उसका क्या लिंक है हिस्ट्री का, तो वो सब आपको समझने के लिए उसका एक से दो रीडिंग लगा लेनी चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी का मैंने बता दिया है। देन इकोनॉमिक एनसीईआरटी, अगर इकोनॉमी में ये है कि 9 से एनसीईआरटी शुरू होती है, तो 9 10th का बेसिक लेवल का उसमें है इकोनॉमी का, वो कर सकते हैं। देन एनसीईआरटीज़ में यही है। उसके बाद एक आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी आती है, फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की, वो आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़नी है। एनसीईआरटीज़ मुझे लगता है इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना है ये बेसिक लेवल है। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो जो कन्वेंशनल स्टैटिक बुक्स हैं सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे कि पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत सब लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डिफ़र करूँगी। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा बैकग्राउंड उसी सब्जेक्ट में रहा है, पॉलिटिकल साइंस में, तो मैंने लक्ष्मीकांत बहुत पहले पढ़ी थी और फिर मैंने ये था कि मेरा दृष्टि में मैंने फाउंडेशन कोर्स में एनरोल किया था, तो वहाँ से पॉलिटी के नोट्स मुझे मिले थे, तो मैंने वो नोट्स काफ़ी पढ़े हैं, दृष्टि के क्लास नोट्स पॉलिटी के। वो बुक मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, लाइक मेरे लिए बहुत वो इजी थी उसकी लैंग्वेज, तो मैंने वहाँ से पॉलिटी का कवर किया है। जो टॉपिक उसमें कवर नहीं थे वो मैंने लक्ष्मीकांत से देखे हैं। पॉलिटी का इस तरह से कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत उसका सोर्स है। देन हिस्ट्री के लिए बेसिक एनसीईआरटीज़ करने के बाद में मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। सिर्फ एक बुक है जो आपको मेंस में और प्रीलिम्स में और सब जगह वो आपके लिए काम करेगी। देन वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन आता है जो कि मेंस के लिए है। मेंस के बारे में बात करते हुए हम मेंस स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। देन आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर फाइन आर्ट्स आपने पढ़ ली है, वो थोड़ी सी बुक एनसीईआरटीज़ की थोड़ा इंटीग्रेटेड होती है, तो अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने, अगर आप उससे चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और एक बुक और है जो नितिन सिंघानिया आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, आप वो पढ़ सकते हैं उसके लिए। इसके बाद में इकोनॉमी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद में सिर्फ 9th and 10th की एनसीईआरटी मैंने इकोनॉमी के लिए पढ़ी है। उसके बाद में मृणाल सर का जो पूरा मॉड्यूल है इकोनॉमी का, मैंने वो किया है, उनके नोट्स मैंने पढ़े हैं। उसके अलावा उनकी क्लासेस भी हैं। क्लासेस मैंने बहुत लिमिटेड देखी हैं, मैंने क्योंकि मैं उनके कोर्स में एनरोल नहीं थी, तो मैंने क्लासेस जैसे नहीं देखी हैं। उनके मटेरियल में एक दिक्कत ये है कि बहुत बल्कि लगता है, 1200-1300 पेज, लेकिन मेरे लिए ये था कि मैंने उससे 2-3 रीडिंग करने के बाद मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे, तो मुझे वो हमेशा से इजी गोइंग लगता था। और वो पूरा मृणाल सर के नोट्स ऐसे हैं कि फुल पैकेज की तरह है। उसके बाद आपको बहुत जो डिस्ट्रक्शन होता है ना कि इकोनॉमी में ये छूट रहा है, ये कवर नहीं हो रहा है, ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, वो वहाँ से शॉर्ट आउट हो जाती है। इसके बाद एनवायरनमेंट के लिए मैंने दृष्टि की क्विक बुक आती है, मैंने वही पढ़ी है, मेरा सिंगल सोर्स रहा है एनवायरनमेंट के लिए। स्टैटिक एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि की बुक है। उसके बाद में जो करंट अफेयर है, वो करंट के साथ जो कवर होता है मैगजीन में या PT 365 मैंने फॉलो की थी, तो वहाँ से जो एनवायरनमेंट का करंट होता है वो उतना। देन साइंस एंड टेक के लिए रिसोर्स तो ऐसा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत डायनेमिक है, साइंस टेक पूछा भी ऐसा ही जाता है, तो इसमें मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको स्टैटिक के लिए कुछ भी पढ़ने की उतनी नीड नहीं है। सिर्फ करंट अफेयर जो साइंस का रहता है, या मैगजीन से आप कर रहे हैं, या PT 365 से, या कोई भी दूसरी मैगजीन है उससे आप करते हैं, तो उतना बहुत सफिशिएंट है। और अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट हैं तो इसमें आपको साइंस एंड टेक में ये है कि बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे बायोटेक के या नैनो टेक्नोलॉजी के, स्पेस टेक्नोलॉजी के, उसको आपको क्या करना है कि यूट्यूब से कोई भी फ्रीली अवेलेबल जो क्लासेस होती हैं, सबकी बहुत सारी अवेलेबल होंगी, बहुत मिनिमम अगर क्लासेस हो पाए, लगभग 10 से 12 क्लास, उतने में अगर आपको समझ में आ जाए तो वो आप वहाँ से कर लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर पे ही उस पर पूरा फोकस करना, क्योंकि वो बहुत लिंक करके आता है साइंस एंड टेक का। देन मैपिंग के लिए मैं यहाँ बोलूँगी ज्योग्राफी स्पेशल। मैपिंग के लिए मैंने सुदर्शन सर का मैपिंग का जो इनिशिएटिव है, वर्ल्ड एंड इंडियन मैपिंग का, वो उन्होंने पूरा करवाया, तो मैंने वो क्लासेस वहाँ से की हैं और वो मैंने काफ़ी बार देखी थी, तो बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ से करवाया था, वहाँ से कवर हो सकता है। एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक अगर देखें तो अंडरस्टैंड UPSC पे ही सत्यम सर ने करवाया था, भारत दर्शन नाम से, विदेश दर्शन के नाम से है। उसमें इम्पोर्टेंट जो भी लोकेशन है इंडिया की एंड वर्ल्ड की, लाइक रिवर्स का हो गया, नेशनल पार्क्स एंड ये सब, तो बहुत इंटीग्रेटेड करके उन्होंने करवाया, तो बहुत कम टाइम में आपका वो अच्छे से कवर हो सकता है वहाँ से, तो ये उसके लिए किया जा सकता है। इसके बाद में IR के लिए
आईआर के लिए भी ऐसा है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टैटिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे लाइक हिस्ट्री की एंड पॉलिटी की, उसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंड आईआर की हो जाएगी। उसके बाद में करंट अफेयर आईआर का पढ़ना है, उसमें भी वही, अगर आप मैगज़ीन कोई भी फॉलो करते हैं या फिर पीटी 365 और न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो इसमें से कोई भी एक रिसोर्स वो आप फॉलो कर सकते हैं। देन करंट अफेयर का स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है, ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस में हमको कई बार ये होता है, मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी कि बहुत ज़्यादा हम उस पर करंट अफेयर पे ध्यान देते हैं। तो करंट अफेयर के लिए बहुत लिमिटेड पढ़ना है, मैं तो ये कहूँगी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैं ये बहुत ऑनेस्टली से बोल रही हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। लाइक वो हिंदी माध्यम के लिए चैलेंज था, तो मेरे लिए भी था, क्योंकि बहुत टाइम उस पर वेस्ट होता था, तो यही लगता था कि बहुत टाइम चला गया और उतना आरओआई उसका नहीं मिल रहा है। तो मैं मैगज़ीन पे शिफ्ट हो गई थी। मैंने 2 साल तक लगातार विज़न आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन आती है वो मैंने फॉलो की थी। देन एग्ज़ाम जब प्रीलिम्स आता है तो पीटी 365 आती है, वो भी मैंने पढ़ी थी। तो ये सोर्स मेरा रहा है। आप कोई भी एक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आपको समझ में आए, जो आपके लिए इजी हो, वो आप एक मैगज़ीन कर सकते हैं। और लास्ट में अगर पीटी 365 अगर आपने मैगज़ीन नहीं की है तो आप वो कर सकते हैं। बस सिंगल एक रिसोर्स रखिए, उसके लिए इतना बहुत सफिशिएंट होता है। एक जो जनरल डाउट एस्पिरेंट्स का रहता है तैयारी शुरू करने से पहले कि कोचिंग ले या नहीं ले। आजकल पूरा पर्सपेक्टिव ये हो गया है कि शायद कोचिंग के भरोसे ही एग्ज़ाम निकलता है, लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप कहीं से भी गाइडेंस ले, किसी भी कोचिंग में एनरोल करें, अल्टीमेटली आपका एग्ज़ाम जो निकालता है वो आप खुद करेंगे। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, कोचिंग लेने के बाद भी आप उन पे ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो बहुत मुश्किल है कि यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। तो इसमें मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका डिसीजन है कि आपको कोचिंग लेना है या नहीं, सबसे पहला तो इसका पैरामीटर ये होना चाहिए कि आपका फाउंडेशन कैसा रहा है। हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, जो एस्पिरेंट, जो मेरे दोस्त हैं, हम सब लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मुझे लगता है कि हमारी स्कूल में और कॉलेज में जो एजुकेशन है वो उस तरह से फाउंडेशन उस तरह से बिल्ड नहीं हुआ होता है। तो इस सिचुएशन में अगर बहुत ज़्यादा वीक हैं तो कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग का एक पूरा ही नेगेटिव है, उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल है आजकल, बहुत सारी गाइडेंस है। नए कुछ लोग इस इंडस्ट्री में नए हैं जो बहुत अच्छा कम टाइम में बहुत अच्छा आउटपुट आपको दे सकते हैं, तो उनसे आप जुड़ने का कोशिश कीजिए। आपके जो भी सीनियर्स हों, आपके कोई भी नोन हो जो इस फील्ड में हो, जिनका एग्ज़ाम की समझ हो, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो कोचिंग आपने डिसाइड किया वहाँ जाके कुछ डेमो क्लासेस लीजिए। वहाँ के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एनरोल थे उनसे रिव्यू लीजिए, बहुत वहाँ से बात कीजिए कि हमारा इस तरह से हमको करना कि अगर हमको वहाँ से समझ में आया तो हम एनरोल करेंगे। देन उसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि उसमें मुझे ये लगता है कि कोचिंग में आपका बहुत सारा रिसोर्सेज जो है बहुत सारा आपको डालना पड़ता है। टाइम के साथ में आपको पैसा हो जाएगा, जिस तरह से कोचिंग्स की आजकल इतनी हाई फीस होती है। तो वो सब देख के, सीनियर से गाइडेंस लेके, आप खुद का सेल्फ इवेल्युएट करके टाइम आप कितना देंगे वहाँ पे, ये सब कुछ फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रख के कोचिंग ली जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा उस पर ओवर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो यही बोलूँगी इसमें। मैं मेरा बता देती हूँ कि मैंने कोचिंग के लिए क्या किया था। मैंने स्टार्टिंग में जब शुरू किया था तो दृष्टि के ऑनलाइन पेन ड्राइव फाउंडेशन में मैंने एनरोल किया था जीएस के लिए, और उसके बाद ऑप्शनल भी मैंने दृष्टि से किया है। विकास दिव्य कीर्ति सर का जो पेन ड्राइव कोर्स है ऑप्शनल का, वो मैंने वहाँ से किया है। उसके बाद मैंने कोई कोचिंग में ऐसे एनरोल नहीं किया है। मेंस के लिए मैंने कुछ जगह एनरोल किया था, वो हम मेंस के टाइम बात करेंगे। इसके बाद एक जो मोस्ट कॉमन डाउट होता है सबका, जो मेरे से सब लोग पूछ रहे हैं आजकल, कि कितने घंटे पढ़ें और एक आइडियल स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए पूरे दिन का। तो इसमें सबसे पहला तो मैं घंटों पे बोलूँगी कि आपका कभी भी टारगेट घंटों को लेके नहीं होना चाहिए। जब भी आप दिन की शुरुआत करें तो आपके कुछ टारगेट सेट होने चाहिए कि पूरे दिन में मुझे इतना इतना ये कवर करना है। घंटों का ऑब्वियसली आप शुरू में जब तैयारी करेंगे तो आपका ध्यान जाएगा। अगर एवरेज निकालें भी, अगर आप क्लासेस कहीं नहीं कर रहे हैं तो 7 से 8 घंटे आपकी
पढ़ाई पूरे दिन में इतनी तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, उसको कवर करने के लिए आपको इतना घंटे तो देने पड़ेंगे। और अगर आप क्लासेस कहीं कर रहे हैं तो 10 से 12 घंटे की आपका पूरा दिन का वो होना चाहिए। लेकिन फिर से मैं वही बोलूँगी कि टारगेट आपके कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा ये है कि पूरे दिन में अगर आप इतना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो आपको करने की आवश्यकता है। पूरे दिन में आप कुछ घंटे, आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए निकालिए जो आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। मेरा इसमें ये रहता था कि मैं पूरे दिन में पढ़ने के बाद में मैं ये करती थी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरे घर पे मेरी दीदी से मैं कुछ देर मैं उनसे बात करती थी जो यूपीएससी से रिलेटेड नहीं होती थी मोस्टली। तो उससे ये होता है कि आपको थोड़ा सा वहाँ से स्ट्रेस अगर आ रहा है तो वो कम हो जाता है। इसके अलावा आप अपनी हॉबी जो भी है, जैसा कि मैं जर्नलिंग भी करती थी, तो ये भी काफ़ी अच्छा मेरे लिए तो स्ट्रेस बूस्टर की तरह था कि डायरी जब आप लिखते हैं कुछ भी अगर आपका इमोशनल वो हो रहा है तो आप उसको जब राइट डाउन कर देते हैं तो काफ़ी आपको नॉर्मल फील होता है। इसके अलावा एक बात जो इम्पोर्टेंट मैं ये बोलूँगी कि कई बार जब तैयारी करते हैं हम तो लंबे घंटे पढ़ने के बाद में लगभग पूरा दिन स्टडी आवर्स में अलाइन होने के बाद में ये होता है कि कुछ दिन के बाद आपको बर्नआउट जैसी सिचुएशन होगी। तो उससे बचने के लिए मैं ये करती थी कि लगभग 10 या 15 दिन में मैं पूरे दिन का या हाफ डे का एक ब्रेक लेती थी। वो बर्नआउट से पहले जब मैं ये करती थी तो फिर पूरा दिन वेस्ट करने के बाद में वो उस तरह से वेस्ट नहीं होता था, लेकिन पूरा दिन मैं घूमती थी बाहर। मैं कहीं भी अपने दोस्तों के साथ जाती थी, थोड़ा शॉपिंग किया या कहीं पे भी बाहर चले गए घूमने। उसके बाद जब दूसरे दिन आके पढ़ते थे तो उससे बहुत ज़्यादा माइंड आपका रिवाइव हो जाता है वापस से, तो बहुत उससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है और फोकस भी मुझे लगता है कि बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें पूरे दिन में इनकलकेट करने की आवश्यकता है। उसके अलावा अगर पूरा रूटीन जैसा कि कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले जो स्टडी आवर्स में आपका शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑप्शनल को जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऑप्शनल को 3 से 4 घंटे देने के बाद मेरा ये रहता था कि मैं जीएस पे फोकस करती थी। जो भी मैं क्लासेस में एनरोल थी मैं वहाँ से क्लासेस करती थी। उसके बाद दिन में ये भी डाउट है कि दिन में सोएं या नहीं। मेरा ये है कि मैं हमेशा से मेरा उस तरह रहा है कि मुझे हमेशा से दिन में ब्रेक चाहिए होता है, तो मैं हमेशा से दिन में हमेशा 1 घंटे मैं सोती थी लगभग। उसके बाद जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो शाम का टाइम मेरा हमेशा रिवीजन को जाता था। रिवीजन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ते जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पूरा जो पहले का पढ़ा हुआ वो वेस्ट हो जाएगा। तो शाम का टाइम मुझे लगता है कि रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप पढ़ रहे हैं उससे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा रिवीजन में ज़रूर लगाइए। उसके बाद सीसेट, तो सीसेट को भी पूरे दिन में लगभग अगर शुरुआत कर रहे हैं तो उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स अगर नज़दीक है तो दिन में लगभग 1 घंटा सीसेट को डिवोट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में करंट अफेयर भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मैगज़ीन भी पढ़ रहे हैं पिछले लास्ट मंथ की, तो पूरे दिन में कोशिश कीजिए कि 1 घंटे आप उसको दें, ताकि वो जो आसपास की न्यूज़ है आप उससे अलाइन रहें, तो आपको एक वो बर्डन की तरह भी नहीं लगेगा। ये पूरे दिन का एक शेड्यूल होना चाहिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं अलग अलग स्टेज पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी प्रीलिम्स के पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस को लेके, वो मैं शेयर करूँगी। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहला रिसोर्सेज लगभग वही हैं जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताए थे। मेंस और प्रीलिम्स के लिए ये सेम रिसोर्सेज हैं जो आपको करने होते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स में मैं ये कहूँगी कि रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे इन सोर्सेज़ को, उतना ज़्यादा आपका बेनिफिशियल होगा। लगभग एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं कहूँगी कि 10 से 15 बार आपका रिवीज़न कम से कम होना चाहिए बेसिक रिसोर्सेज का। अब एक मोस्ट कॉमन डाउट जो रहता है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ को लेके, सीसेट के लिए कि हमें कितना टेस्ट लगाना चाहिए, किस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करें। तो सबसे पहले मैं अपना बता देती हूँ। मैंने 2023 का जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैंने विज़न आईएएस का जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज होता है जीएस का ओनली, वहाँ मैंने एनरोल किया था। इसके अलावा मैं 2023 से ही दृष्टि का जो मेंटरशिप रहता है लाइब्रेरी वाला जो प्रोग्राम है उसमें मैं एनरोल थी। तो लाइब्रेरी में जो भी टेस्ट होते थे टेस्ट सीरीज के, वो और विज़न के मिला के लगभग 70 टेस्ट थे जो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अपने लगाए थे।
इसके अलावा जब मेरा बाद में जब अटैम्प्ट हुआ तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज का जब आप शुरू करते हैं, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आपको टेस्ट ज़्यादा लगाने चाहिए, जो मैंने भी किया था। उसके बाद जब आपके बाद में अटैम्प्ट जैसा मेरा ही हुआ कि 24 में मेरा जो टेस्ट सीरीज का है वो बहुत कम हो गया था। मैंने बहुत इधर उधर से टेस्ट सीरीज नहीं लगाए, जहाँ से मुझे लगता था कि जैसे विज़न का पॉलिटी के टेस्ट मुझे लगता था कि अच्छे होते हैं, आपका नॉलेज बेस काफ़ी बढ़ा देते हैं। बहुत जो कॉमन मिस्टेक्स हम पेपर में करते हैं वैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, तो वो मैंने लगाए। कुछ दृष्टि के लगाए, कुछ फोरम IAS के टेस्ट मार्केट से लेके ख़रीद के लगाए थे। ये टेस्ट सीरीज को लेके हो गया। तो इसमें मैं ये बोलूँगी कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट आपका है, तो कहीं पे भी टेस्ट सीरीज आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो आजकल फ्रीली बहुत अवेलेबल है मार्केट में, आप वहाँ से उठाइए, या ऑनलाइन भी मिल जाती हैं PDF, वहाँ से लेके आप टेस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे लगाने चाहिए। क्योंकि टेस्ट से आपको बहुत सारा जो आप जितना आप एक बुक से नहीं सीख सकते उतना उससे ज़्यादा आप टेस्ट से सीख सकते हैं। टेस्ट में भी ये है कि ऐसा नहीं है कि किस टेस्ट सिर्फ लाइक सोल्व किया और हो गया, उतना टेस्ट लगाने के बाद में आपको उसको पूरा सॉल्यूशन रीड करना होता है। उसके बाद में मैं तो ये करती थी कि एग्ज़ाम से पहले 3 बार मेरा कम से कम उन सॉल्यूशन का रिवीजन हो जाए। तो मेरा हमेशा से रहा कि जब आप टेस्ट का रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भी आप भूल जाएंगे। वहाँ से अगर आपका कुछ भी नया कंसेप्ट या नया नॉलेज गैप जो आपका फिल हो रहा है वहाँ से, अगर वो रिवीजन आप नहीं करेंगे तो उसका भी बेनिफिट नहीं होगा। ये हो गया। देन CSET में, CSET के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है। स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मैंने सिर्फ दृष्टि का जो मेंटरशिप में जो टेस्ट होते थे CSET के, वही मैंने लगाए हैं। उसके अलावा PYQ CSET के लिए PYQ एंड प्रैक्टिस जो मैं डेली बेसिस पे करती थी, मुझे लगता था वो ज़्यादा टेस्ट से मुझे ज़्यादा उसमें बेनिफिट हुआ है। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये सब जो टेस्ट का मैं बता रही हूँ, ये मैंने 2023 एंड 24 के अटैम्प्ट में बहुत कुछ कर लिया था। लाइक बहुत सारे टेस्ट मैंने वहाँ लगा लिए था, उनके नोट्स मेरे पास थे, काफ़ी बार मेरा वहाँ से रिविज़न हो चुका था। तो 2025 का जब मेरा अटैम्प्ट था तो मेरे पास उस समय बहुत कम टाइम था। मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की है। तो इस साल मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाया, सिर्फ मैंने PYQ प्रैक्टिस किया था एग्ज़ाम के पहले। ये है। अब उसके आगे हम चलते हैं। सबसे जो गलतियां मैंने की हैं, लाइक 2 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, तो मेरे लिए प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा चैलेंज था इस एग्ज़ाम में। तो प्रीलिम्स नहीं होने के बाद में जब इस बार मेरा प्रीलिम्स हुआ तो मैं क्या गलतियां कर रही थी, मैंने क्या सीखा है उन गलतियों से, वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप उनसे बच सके। अगर आप सिमिलर गलतियां दोहरा रहे हैं या आपसे बार बार वही हो रहा है तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं, मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ। सबसे पहला जो लेसन प्रीलिम्स ने दिया है, PYQ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जितना आप एक किताब को पढ़ने के लिए, लाइक लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए आप जितना उस पर जोर देते हैं, उससे भी ज़्यादा जोर मुझे लगता है कि PYQ सोल्व करने पे दीजिए। अब सबसे पहला ही डाउट ये आ जाता है कि PYQ कैसे करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मेथड जो मैंने सीखा है, इसमें मैं एक बताना चाहूँगी आपको रिसोर्स। मैंने 2024 के अटैम्प्ट में अंडरस्टैंड UPSC का एक इनिशिएटिव है जो सत्यम सर ने शुरू किया था, मैड प्रोग्राम के नाम से, MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। मैंने वहाँ से, उन्होंने YouTube पे वो फ्रीली करवाया था सोल्व। वहाँ से उन्होंने लगभग 2018 से 23 तक के प्रीलिम्स के GS के जो हैं PYQ आके खुद सोल्व करवाए थे, तो मैंने वहाँ से वो लाइव किया था। तो वो मैड सीरीज़ से मुझे काफ़ी सारे इंसाइट्स जो मिले, वो पहली बार मुझे मैं एकदम शौक थी वो सब देख के कि अच्छा इस तरह से एग्ज़ाम निकलता है। मुझे पहली बार ये सब पता चला था और मुझे लगता है कि वही मेरी पूरी तैयारी में एक टर्निंग पॉइंट भी रहा है, क्योंकि वहाँ से प्रीलिम्स का रास्ता शायद वहीं से खुला है। तो PYQ कैसे करने हैं, सबसे पहले आपको ये करना है कि जो ओरिजिनल पेपर होते हैं UPSC के, वो आपको निकलवाने हैं, ओरिजिनल PDF। वो निकलवाने के बाद आप एक बार उसको सोल्व कीजिए। आप उसमें देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं, आप कितना टाइम उसको करने में कर रहे हैं, कितने राउंड्स में आपने पेपर किया, ये सब एनालाइज करने के लिए PYQ होते हैं। पहली बार जब आप सोल्व करते हैं तो ये कीजिए। दूसरी बार में अगर आप दूसरी बार में ही चाहते हैं कि आप उनका सॉल्यूशन पढ़ लें, तो आप ये कर सकते हैं कि PYQ का जो भी सॉल्यूशन है, जो भी 4 ऑप्शन दिए हैं,
उनका क्या क्या, उनके पीछे क्या रीजनिंग होगी, उनके बारे में डिटेल से, डेप्थ से जो भी एनालिसिस आप कर सकते हैं वो कीजिए। ये सॉल्यूशन किसी भी कोचिंग का लाइक विज़न का भी काफ़ी अच्छा इसमें आता है। मैंने इसमें जो किया था वो भी मैं बता देती हूँ। धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, हिंदी माध्यम में, उनका सॉल्यूशन था 2023 में ही शायद मैंने किया था वो, तो वहाँ से मैंने वो सॉल्यूशन रीड आउट किए थे। ये कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से वो ओरिजिनल जो पेपर है वो आपको उठाना है, उसको फिर से उसी तरह सोल्व करना है। अब आपका सोल्व करने का थोड़ा जो नज़रिया है वो बदलना चाहिए। ये सब करने के बाद में आपको फिर से दोबारा पेपर का जो है उसको सोल्व करना है। अब दूसरी बार जब आप सोल्व करेंगे तो ये होगा कि आपको लगभग सॉल्यूशन पता है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो आपको लगेगा कि मुझे तो पता ही है, मैं सिर्फ वही टिक कर देता हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरी बार में आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल आंसर पे जाना ही नहीं है। आपको ये नहीं ढूंढना है कि क्या आंसर है, आपको जो ऑप्शन फ्रेमिंग हुई है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो किस तरह से एक एग्जामिनर सेट करता है उसको पकड़ना है उसमें। तो वो जो सब बोलते हैं कि एग्जामिनर के माइंड सेट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स में, कि वो आपसे क्या चाहते हैं। आप उसमें बैठिए और ये सोचिए कि अगर मुझे ये पेपर सेट करने के लिए दिया गया होता तो मैं इसमें क्या टेक्निक लगाता या कौन सा ऑप्शन मैं गलत करवाता। तो ये बहुत आसान तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन आप जब इन पेपर्स के साथ बैठेंगे तो आप ये बहुत इजीली फाउंड आउट कर लेंगे कि एग्ज़ामिनर किस तरह से ऑप्शन सेट कर रहा है। इसके बाद में क्या करना है, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आपको पैटर्न ढूंढने हैं उसमें। जैसे थीम्स रिपीट होती हैं तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में जो है काफ़ी लिटरेचर पे आजकल काफ़ी फोकस हो गया है, वो आपको PYQ से ही पता चलेगा। PYQ करने का एक ये भी बेनिफिट है कि आपको पूरा वो बताता है कि आपको सिलेबस के किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिस्ट्री को हम बहुत ज़्यादा उस पर टाइम देते हैं अपना, क्योंकि हिस्ट्री एक अपने आप में पूरा महासागर जैसा है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, देन आर्ट एंड कल्चर, काफ़ी सारा उसमें डायमेंशन होता है। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि जैसा मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम बुक पढ़ते हैं लेकिन उतना उसका आउटपुट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से फाउंडेशन बिल्ट होगा, लेकिन आपको वो टाइम उसको उतना ही डिवोट करना है। इसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे कि पॉलिटी एंड इकोनॉमी, उसको आप बहुत कम टाइम देख के बहुत ज़्यादा वहाँ से ROI आपको मिलेगा। पॉलिटी बहुत कम टाइम में मुझे लगता है कि सबका हो जाता है। वहाँ से अगर आप उसको उस तरह से करेंगे तो ये बेनिफिट होगा। और ये आपको PYQ बताएंगे कि आपको कहाँ फोकस करना है। जैसे पॉलिटी में कुछ बहुत इजी गोइंग जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, तो वो भी वहाँ से आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो नए क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्ज़ामिनर उनको कैसे फ्रेमिंग करता है, वो भी आपको वहाँ से पता चलेगा। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसा है UPSC में, जब आप 10 साल का PYQ करेंगे तो आपको बहुत कुछ एक्सट्रीम्स पता चलेंगे कि एग्ज़ामिनर ये गलत करवाना चाहता है। वो आपको वहाँ पे कॉमन सेंस टेस्ट करते हैं। तो जब आप ये PYQ करने के प्रोसेस के दौरान तीसरी या चौथी बार जब आप ये करेंगे तो आपको ये भी देखना है कि मुझे किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं पता है, मुझे 4 ऑप्शन में से एक भी कुछ नहीं पता है, फिर भी मैं अपना बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करके किस तरह से इनको सोल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये आपको वहाँ से देखना है। काफ़ी बार ये होगा कि आपको, और एक्चुअल जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये होता भी है कि आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के अलावा आपको वहाँ पे बहुत क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बाकी में जो इंटेलिजेंट गेसिंग वो आप किस तरह से करते हैं, जहाँ आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप क्या कौन सा कॉमन सेंस यूज़ करके कहाँ इंटरलिंक करके सोल्व कर सकते हैं, ये आपको पहले से प्रैक्टिस अब जब आप करेंगे तभी एग्ज़ाम में जाके होगा। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकलने का एक चीट कोड भी यही है कि जो टॉपर सब होते हैं वो ये पहले कर चुके होते हैं, तो वो उस पैटर्न के लिए ना फेमिलियर हो जाते हैं। तो आपको ये जब बहुत एनफ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो एग्ज़ाम निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। PYQ का मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा एम्फेसिस मैं और क्या दे सकती हूँ इस पर। देन आगे चलते हैं। प्रीलिम्स का जो दूसरा गलती जो मैंने सीखी है कि ये नहीं करना होता है, CSET को इग्नोर करना। पूरा जो मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स में ये ज़्यादा होता है, या हो सकता है कि मेरा लिमिटेड वो हो, लेकिन मेरे जो भी आसपास दोस्त हैं हम सब ने ये लगभग सेम गलती थी हम सब की, कि CSET को ना उतना तवज्जो ही नहीं दी जितना एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है। CSET आपका कुछ टेस्ट करना चाहता है वो, तो उसको उस तरह से सीरियस लेना चाहिए। सबसे पहला ये है, CSET को उतना ही टाइम देना है जितना आप GS की पढ़ाई के लिए देते हैं, क्योंकि लगभग सिमिलर परसेंटेज उसमें भी पेपर में चाहिए होते हैं पास करने के लिए जितनी कट ऑफ GS की जाती है।
ये हो गया एक। तो दूसरा ये है कि सीसेट के लिए मैंने भी ये सीखा है कि जैसे 2023 का मेरा अटैम्प्ट था, उसमें मैंने सीसेट को लगभग फरवरी में मैंने शुरू किया, तो मेरे हाथ में बहुत कुछ था ही नहीं उसके बाद, क्योंकि तब इतना गैप मुझे हो गया था, मैथ्स वगैरह पढ़े तो वो वहाँ से फिल ही नहीं हो पाया, और मैं बुरी तरह से लगभग बहुत स्कोर मेरा कम हो गया था सीसेट में। फिर मुझे समझ में आ गया था कि शायद कुछ और डिमांड है पूरे एग्ज़ाम की। तो मैं ये बोलूँगी कि सीसेट का पेपर आप अगर उस पर मेहनत करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा आउटपुट देता है। 2024 के अटैम्प्ट में मैंने जब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की लगभग अक्टूबर नवंबर से, तभी मैंने सीसेट को हर दिन पढ़ा है। लाइक ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं। तो सीसेट के लिए एक और मैं जो रिसोर्स शायद रह गया था वो मैं बता देती हूँ। सीसेट के लिए मैंने राकेश यादव सर का जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं उनकी, वो एसएससी के लिए हैं, तो वहाँ से जो सिमिलर टॉपिक यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो मैंने वहाँ से किया है। और इसके साथ ही मेरे फैमिली मेम्बर में ही किसी ने ले रखा था राकेश यादव सर का उनके करियर विल ऐप पे, तो वहाँ से मैंने कुछ क्लासेस की थी। इसके साथ ही जो उन्हीं ने उनके ही एक बुक आती है एसएससी के क्वेश्चन बैंक है, वो मैंने वहाँ से सोल्व किया है। इसके बाद में पीवाईक्यू आपको वहाँ से सीसेट का भी सेम पैटर्न पे पीवाईक्यू करना है, उसमें भी थीम रिपीट होंगी और ये सब होगा। और एक और जो सवाल है कि पेपर कैसे सोल्व करना होता है सीसेट का, ये भी मैं बता देती हूँ। मेरा स्ट्रेटजी ये सीसेट के पेपर में ये थी कि मेरा जो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है वो हमेशा से लगभग ठीक ठाक रहा है। मैं उसमें लगभग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी। उसके बाद में पहले अटैम्प्ट में ये होता था कि मैं सीरियल से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सोल्व करती थी। फिर मुझे ये समझ में आ गया कि इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बाद में मैंने ये वो किया था कि पेपर में ना आपको कुछ, क्योंकि 67 मार्क्स आपको लाने हैं उसमें, तो क्वांट का और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी गोइंग, आप उनको कर सकते हैं, तो वो मैं पेपर में खोजती थी। मैं पेपर खोलते ही मैं सिर्फ ये देखती थी कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, पहले फटाफट रीडिंग मार के बस टिक मार देती थी कि 10 से 12 जो 15 क्वेश्चन है ये मैं सबसे पहले करूँगी। इसमें भी ये होगा जब आप ये सोल्व करेंगे पेपर, तो जैसे आपने कोई परसेंटेज का या प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कर रखा है और एग्ज़ाम में हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्रिटिकल आ गई, आपको वहाँ से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं आप उसको। एग्ज़ाम में बैठ के ये नहीं करना है कि आप उस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए हैं। अगर आपको लगता है कि 2 मिनट से ज़्यादा 3 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में चला गया है मैथ्स के में, तो आपको वहीं पे उसको छोड़ देना है। ये सबसे बड़ा चीट कोड है सीसेट के पेपर में। आपको ये क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे तो सीसेट का पेपर आसानी से निकलता है। तो मैं वही बोलूँगी अगर आप इस पेपर को उतना तवज्जो देंगे तो ये आपको ज़रूर रिटर्न देता है। ये हो गया। देन टेस्ट, सीसेट के टेस्ट भी बता देती हूँ मैं। सीसेट के टेस्ट में मैंने दृष्टि के मेंटरशिप में जो टेस्ट होते थे लगभग 25 से 30 टेस्ट हुए होंगे, वो मैंने लगाए हैं। और 2025 के अटेम्प्ट में मैंने कोई टेस्ट सीसेट का भी नहीं लगाया, सिर्फ मैंने पीवाईक्यू सोल्व किए हैं। वहाँ से मुझे पता था कि ये सेम थीम है, सेम पैटर्न है जो यूपीएससी हर बार पूछता है, जैसे परसेंटेज के या नंबर सिस्टम के, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, एवरेज के बहुत क्वेश्चन आते हैं जो आप इजी गोइंग कर सकते हैं, वो वहाँ से रिकग्नाइज करके इस तरह से सीसेट की ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तीसरी गलती जो है जो आपको नहीं करनी है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए आप मल्टीपल रिसोर्स को आप यूज़ करें। तो एक जो लर्निंग है कि सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल सोर्स, ये सबसे बड़ा वो है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा जो आपका दिमाग में जो चलता है ना कि बहुत सारे डाउट, वो अपने आप कम हो जाएंगे। इसके बाद में चौथी गलती मुझे लगता है कि करंट अफेयर पे ओवर एम्फेसिस देना, वो मैंने भी किया है। एग्ज़ाम का पूरा डिमांड ही मुझे लगता है कि कुछ और है। आपका जितना स्टैटिक मजबूत होगा ना उतना आपको बेनिफिट करेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि करंट अफेयर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है। पूरा एग्ज़ाम के प्रोसेस में करंट अफेयर तो ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम ही वैसा है कि आपको पूरे देश दुनिया की खबरें जो है इम्पोर्टेंट, जो आपके सिलेबस से अलाइन होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें कोई भी जो मैंने रिसोर्स बताए हैं उसमें से कोई भी आप एक कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिंगल रिसोर्स इसमें भी वो होता है। और बहुत ज़्यादा लाइक शॉर्ट नोट्स और करंट अफेयर के ये सब मैंने तो नहीं किए थे। मुझे लगता था कि मेरा शायद टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है, क्योंकि करंट अफेयर का
शायद वो जो हम बेसिक डिटेल्स जो लिखते रहते हैं, नोट डाउन करते हैं, वो एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा ज़रूरी है ही नहीं। तो ओवरऑल जो करंट अफेयर की समझ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में जो पांचवी गलती है जो नहीं करनी है, रिवीजन को नेगलेक्ट करना। रिवीजन में फिर से मैं वही इतना ही फोकस रहेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, उसको ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने बाद में सिर्फ उठा रहे हैं। रिवीजन का आपका एक सेल्फ प्लान होना चाहिए कि आपको कितने दिन में करना है। मैं अपना बताती हूँ, मैं ये करती थी कि मैं लगभग रोज़, तो मेरा भी वो नहीं हो पाता था कि मैं रोज़ लगभग रिवीजन करूँ। ये होता है कि आपका पिछला जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं उसका आप रोज़ रिवीजन करें। लगभग जैसे आपका पॉलिटी 1 हफ्ते का हो गया है और आप नेक्स्ट वीक से अगर आप और कुछ पढ़ रहे हैं तो पिछले वीक का आप हर दिन पॉलिटी रिवाइज़ करें। उसके साथ ही 3 से 4 दिन में रिवीजन का होना चाहिए। फिर आपका कितना राउंड में आपको रिवीजन करना है वो आपका खुद का एक सेल्फ मेड प्लान होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है वो। तो मैं हमेशा ये करती थी। तो एग्ज़ाम से जाने से पहले लगभग 10 से 15 बार रिवीजन ज़रूरी है। प्रीलिम्स अगर हो रहा है तो और ये ऐसा भी नहीं है कि 10 से 15 बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा टफ़ है। आप जब शुरू करेंगे तो आपको ये टफ़ लगेगा। स्टार्टिंग में रिवीजन का टाइम ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका कम हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। और फिर आप PYQ करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, तो आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करें, ये होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो रिवीजन करना भी आसान होता है। और इसके बाद में जो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, जो मैंने भी अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में की है, मुझे लगता है कि रिवीजन का और पूरे एग्ज़ाम का अगर आप ट्रैक पे नहीं रहते हैं या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे बचने का एक जो सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करें। जो भी आप दिन में कर रहे हैं, जो भी जिस भी एक्टिविटी में आपका समय जा रहा है, आप उसको राइट डाउन करें एक पेज पे या डायरी में। मैंने ये जब से शुरू किया है तो मुझे काफ़ी लगता था कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है और डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे मैं रोज़ ये करती थी कि उठने से पहले, जैसे ही मैं उठती थी या जब मैं बैठती थी पढ़ने, तो मेरा टारगेट एक दिन पहले से ही डिसाइड होता था कि मुझे कल ये करना है। या फिर आप सुबह में कर सकते हैं कि जब आप बैठ रहे हैं तो पूरे दिन का एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे पॉलिटी इतना कवर करना है, ऑप्शनल इतना करना है, देन ये टेस्ट लगाना है, CSET में इतना ये टॉपिक करना है। ये आपका डेली का होना चाहिए। जब शाम में मैं सोने जाती थी तो रात में जब ये होता था तो मैं ये करती थी कि मैं उस पर टिक मारती थी कि कौन सा मेरा टॉपिक आज हो गया है जो मैंने टारगेट रखे थे, कौन सा नहीं हुआ, उसमें मैं क्रॉस करती थी। फिर देन पूरा घंटे भी उससे आप लगा लेंगे कि आपने कितना घंटा इफेक्टिवली पढ़ाई की है। वो भी आपका वो जो रहता है कितना घंटा पढ़े, वो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना इफेक्टिवली दे पा रहे हैं। इसके साथ ही ये होगा कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, बहुत आपका टाइम और कहीं जा रहा है, इस टारगेट के साथ मैं ये भी करती थी कि मेरा दिन का टाइम कहाँ गया है। अगर टारगेट अचीव नहीं हुए हैं तो मैंने कहाँ अपना टाइम दे दिया है। तो मैं जैसे कि 2 घंटा किसी से बाहर चले गए हैं या फिर और कहीं आपका टाइम चला गया, 2-3 घंटा स्क्रॉलिंग में चला गया, मैं वो भी लिखती थी उसमें। जब आप 2-3 दिन तक या 1 हफ्ते तक मुझे लगता है ये करेंगे और पूरा पेज में लगभग क्रॉस टिक आ रहा है, तो आपको अंदर से ये गिल्ट आएगी और आनी चाहिए कि शायद मैं ट्रैक पे नहीं हूँ या ये तो नहीं है जो मैं पाना चाहता हूँ। मतलब ये रास्ता नहीं है कि जो मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे मिल सकेगा इससे। वो मुझे हमेशा से ये लगता था। तो ये इससे काफ़ी बेनिफिट हो गया है, पूरा तैयारी को एक डायरेक्शन मिल जाती है। ये मैंने 2 साल से लगातार किया है, हर एक फेज़ पे ये किया है, तो इससे काफ़ी अच्छा भी लगता है। आपको पूरा ना कॉन्फिडेंस भी आता है अपने आप पे। ये कर सकते हैं। इसके आगे जो मैंने प्रीलिम से सीखा है, जो नहीं करना है, NCERTs को अवॉइड करना। स्टार्टिंग के जो मेरे इनिशियल अटेम्प्ट्स थे उसमें मैंने हिस्ट्री के NCERTs को बहुत लाइटली लिया और फिर वो हुआ कि एग्ज़ाम में मुझे वो देखने को भी मिला उसका नेगेटिव। जैसे हिस्ट्री की जो NCERTs मैंने बताई हैं हमारे अतीत, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट NCERTs है। उनमें जो भी डायग्राम्स हैं या जो मैप्स हैं वहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे पोर्ट्स का या फेमस जो प्लेसेस रहे हैं हिस्ट्री में, वहाँ से UPSC डायरेक्ट उठा के सिर्फ पेपर में आ जाता है प्रीलिम्स में। तो वो वहाँ से काफ़ी हेल्पफुल रहा। मैंने जब NCERTs को थोड़ा लिया तो काफ़ी क्लैरिटी भी आ जाती है और एग्ज़ाम की डिमांड की ओरिएंटेशन में भी आप चले जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। जो भी NCERTs बेसिक हैं उनको बहुत शिद्दत से, जितना आप स्टैटिक बुक्स को पढ़ते हैं उसी तरह से उनको पढ़ें। इसके बाद में जो लास्ट मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी लर्निंग रही है वो ये है प्रीलिम्स के लिए जो नहीं करनी होती है,
लाइक एग्ज़ाम के दिन जो आपका किस तरह से माइंड सेट होना चाहिए। 2025 के अटैम्प्ट से तो मैंने ये बहुत अच्छी तरह से सीखा है कि सबसे बड़ा तो है कि स्ट्रेस नहीं लेना होता है। अल्टीमेटली प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी आपका, मुझे लगता है कि आपका स्ट्रेस चेक करता है वो, कि आप उस लिमिटेड टाइम में जब आप पे इतना प्रेशर है किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह मैनेज करेंगे आप, वो आपका चेक करता है। तो मेरे स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में यही होता था कि मैं एग्ज़ाम का जब हम तीन घंटे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं 2 घंटे, उस टाइम मुझे पता ही नहीं रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा लगता था कि बहुत स्ट्रेस में आ गई हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लगता था कि अभी क्या, लगभग यही हो गया पूरा। तो इसमें ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो सोल्व कैसे करें पेपर को। मेरा ये रहता था कि मैं हमेशा से पॉलिटी से शुरू करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पॉलिटी में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टफ़र साइड होते हैं, जो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ़ आ जाती है, लेकिन बाद के अटेम्प्ट में मैंने ये सीखा है कि वो सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आपको वहाँ पे, अगर आपको उसमें दिक्कत हो रही है तो वो एक है, मैं उससे आगे बढ़ना मुझे लगता था कि ज़रूरी है, ये मैंने सीखा। दूसरी गलती जो ये है कि पेपर को ना टाइम जो उसको डिवाइड नहीं करना। मैं पहले से सोच के जाती थी कि इतने मिनट में मेरा पहला राउंड होना चाहिए, उसके बाद में जितने क्वेश्चन मुझे श्योर आ रहे हैं वो मैं टिक करती थी OMR में। उसके बाद में जो सेकंड राउंड होता था उसमें ये है कि आपको जो क्वेश्चन मैं ये करती थी कि पहले राउंड में मुझे पता चल जाता था कि मुझे किस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं या 2 ही ऑप्शन पता है, 2 तो मुझे पता है कि ये तो नहीं होगा। 2 में जब कन्फ्यूजन होता था तो मैं उस पर सेकंड मार्क करती थी, लाइक मैं सेकंड राउंड में इसको सोल्व करूँगी। देन जिन क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट में कर पाई, 3 में मुझे डाउट है तो मैं उस पर थर्ड मार्क करती थी। इस तरह से मेरी स्ट्रेटजी रहती थी। तो पहले राउंड में मैंने OMR फिल करने के बाद में दूसरे राउंड में जब मैं करती थी तो जो 2 डाउट वाले ऑप्शन रहते थे उसमें मैं कोशिश करती थी कि कितना अपना वो करूं, वो मैं उसके साथ साथ मैं फिल भी करती जाती थी। फिर थर्ड राउंड एक और होता था जिसमें बहुत कम क्वेश्चन बचते हैं, जो आपको लगभग, जिसमें आप एकदम वो रहते हैं कि आपको कुछ भी नॉलेज उसमें नहीं है या फिर आप 3 ऑप्शन में अटक गए हैं, तो वो वाला लास्ट के उसमें होता था। इस तरह से OMR मैं साथ में भी फिल करती थी। पहले राउंड में कोई OMR फिल नहीं करनी होती है। फिर ये OMR फिलिंग का भी एक जो वो है वो पहले से आपको प्रैक्टिस करना होता है। इसके साथ ही एक और गलती जो मैं बता देती हूँ कि प्रीलिम्स की जब आप तैयारी करते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन पहले, जब अब प्रीलिम्स क्योंकि नज़दीक भी है, तो उस समय आप ये कर सकते हैं कि जो टाइम एक्चुअल एग्ज़ाम का टाइम होगा, GS के टाइम पे आप 9 बजे पेपर सोल्व करने बैठें। PYQ आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो इस टाइम पे भी करें। 9 बजे आप पेपर सोल्व करने बैठे, उतने टाइम में पेपर सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर वो जो ब्रेक का टाइम है उसमें आप जो एग्ज़ाम के दिन आप करने वाले हैं ना, वो मुझे लगता है वो सिमुलेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो पहले ज़रूरी है। उसके बाद आप CSET का पेपर सोल्व करें। मुझे याद है कि 2024 के अटेम्प्ट में मैंने ये भी किया था कि मैं वो, क्योंकि उस टाइम लगभग मई जून में पेपर होता है तो बहुत गर्मी का भी रहता है, तो मैंने कई बार तो फ़ैन स्विच ऑफ करके फिर मैंने पेपर लगाए हैं। वो एकदम, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे साथ हुआ है ये 2 बार कि इतना पसीना आता है उस टाइम इतनी गर्मी में कि आपको समझ नहीं आता है कि आप अपने आप को मैनेज करें या पेपर को मैनेज करें। तो ये सब मैनेज हो पाए आपसे बहुत ठीक से, तो बहुत ये सब प्रैक्टिस पहले से ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स एक युद्ध की तरह ही है। जितना ज़्यादा आप पहले से प्रिपेयर होंगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे कम पसीने बहाने पड़ेंगे। बस यही लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि ये सब जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं ये मैंने की है और मैंने इनसे सीखा है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं और शायद मैं इन सब को करने में अगर आपको सिमिलर कुछ लगता है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर जो भी अगर आप डाउट है आपका, तो कुछ भी अगर मैं रिज़ोल्व कर पाई हूँ, तो इसके लिए मैं DKT को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं अपनी गलतियाँ शेयर कर पाई और अपनी कम्युनिटी को मैं हेल्प कर पाई। थैंक यू।